अपनी रिटर्न फाइल की डिक्लेयरिंग जीरो इनकम। आप क्या कह रहे हैं कि आपकी इनकम कोई नहीं है, आपके पास कोई एसेट नहीं है, कोई कैश नहीं है, कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, और उसके बाद इमीडिएटली वो सबमिट होने के बाद 1 2 4 दिन के अंदर अंदर आप 30 40 लाख की या 10 12 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब जैसे ये बात एफबीआर के नॉलेज के अंदर आती है तो एफबीआर आपको उस जो है ट्रांजैक्शन जो आपने की है उसको मैच करता है आपकी रिटर्न के साथ। जब देखा जाता है कि आपने 40 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली है, आप फाइलर हैं और फाइलर होकर आपने 3.5% 7.5% टैक्स बचाया, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर थे तो आपको 10.5% टैक्स चार्ज होना था, आपने 3% टैक्स जो है वो जमा करवाया फाइलर होकर, लेकिन आपने अपनी रिटर्न एज पर लॉ फाइल। आज की इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे कि एक फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फर्क है, और अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आप किस तरह से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं लॉफुली। और तीसरा ये कि अगर आप प्रॉपर वे के साथ फाइलर नहीं होते तो उस सूरत के अंदर आपको किन किन कॉन्सिक्वेंसेस का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम वकास अहमद है और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम डिस्कस करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फाइलर किसको कहा जाता है। फाइलर हम उस टैक्स पेयर को कहेंगे जो ड्यू टाइम के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करता है और उसका नाम एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर मौजूद होता है। ऐसे लोगों को हम एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर्स बोलते हैं, और वो तमाम लोग जो या तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते या अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, उनका नाम उस एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर अपीयर नहीं हो रहा होता। ऐसे लोगों को हम नॉन फाइलर या नॉन एक्टिव या इनएक्टिव टैक्स पेयर्स कहते हैं। अब बात यह है कि इनको इस तरह सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल इनको सेग्रीगेट करना जरूरी है क्योंकि एफबीआर ने इन दोनों तरह के टैक्स पेयर्स के अंदर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विदहोल्डिंग टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा तफरीक रखी है। जिसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ यूं दूंगा कि वो लोग जो कि फाइलर होते हैं उनको टैक्स के रेट्स के अंदर रिड्यूस रेट्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं एज कंपेयर टू नॉन फाइलर्स। वो किस तरह कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो उस सूरत के अंदर अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो इस सूरत के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी पर परचेज पर सेक्शन 236 के अंदर 10.5% जो है वो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा रजिस्ट्री करवाने के लिए। और अगर आप फाइलर हैं तो इस सूरत के अंदर आपको सिर्फ 3% जो है वो 236 के अंदर इनकम टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इस सूरत के अंदर फाइलर की सूरत में आपको 3% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और आप बिजनेस करते हैं और अपने अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डिपॉजिट भी करवाते हैं और उनको टाइम टू टाइम विड्रॉ भी करवाते रहते हैं, सो इस सूरत के अंदर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके कैश विड्रॉल पर 50,000 से ऊपर, जब आप 50,000 या उससे ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं तो एफबीआर आपको 0.6% जो है वो सेक्शन 231A के अंदर टैक्स चार्ज करता है। बट अगर आप फाइलर हैं तो इस सूरत के अंदर आपसे किसी तरह का भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। इसको समझना क्यों जरूरी है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज होता है नील फाइलर का। नील फाइलर हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो अपनी रिटर्न
जीरो जीरो करके जो है वो फाइल कर देते हैं। अपनी पूरी रिटर्न के अंदर अपनी वो इनकम भी जीरो डिक्लेयर करते हैं, अपने एक्सपेंसेस भी जीरो डिक्लेयर करते हैं, अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज सब कुछ वो जीरो करके रिटर्न जो है वो सबमिट करते हैं। वो लोग जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे होते हैं या जिन्होंने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी होती है या प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी होती है, तो जब वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपने जो एजेंट के जरिए अपनी जो प्रॉपर्टी की सेल या परचेज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको उस प्रॉपर्टी की परचेज पर दूसरे जो लोकल बॉडीज के जो टैक्सेस हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस के टैक्सेस हैं, उनके साथ साथ उनको एफबीआर के टैक्सेस भी पे करना पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अगर मैं एक अपने एजेंट के पास जा रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो मुझसे पहला सवाल ये करेगा कि आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं, यानी कि क्या आपका नाम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर मौजूद है या कि नहीं है। अब मैं क्योंकि कभी मैंने एफबीआर का मुंह नहीं देखा, कभी मेरे टैक्स के साथ सामना नहीं हुआ, तो मुझे वो एजेंट बताएगा कि जी आप क्योंकि नॉन फाइलर हैं, आपका टैक्स लगेगा 10.5%। अब मैं चाहूंगा कि मेरा टैक्स मिनिमम लगे, तो मैं उससे कहता हूं कि जी आप मुझे बताएं कि मैं इस टैक्स को कम से कम कैसे कर सकता हूं। तो वो मुझे एडवाइस करता है कि जी आप फाइलर हो जाएं। तो हम कहते हैं कि जी फाइलर होना है, तो फाइलर कैसे होना है, तो वो जो हमारा एजेंट होता है जो कि हमारी इस ट्रांजैक्शन को जो है वो करवा रहा होता है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, वो हमसे हमारा CNIC सेल नंबर ईमेल लेकर वो हमारी एक रिटर्न फाइल कर देता है और साथ में 1000 रुपए का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर आने के लिए ATL सरचार्ज जो है वो जमा करवाता है। अब वो तमाम लोग जो कि नॉन टेक्निकल हैं, जो कि टैक्स एडवाइजर्स नहीं होते या वो टैक्स पेयर्स जिनको खुद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती, वो उनको चंद पैसे देते हैं 500, 1000, 2000 के अंदर। वो क्या करते हैं, वो ऐसे टैक्स पेयर को जो है वो उसकी रिटर्न फाइल कर देते हैं, नील की रिटर्न फाइल कर देते हैं। यानी कि जब उसकी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उसके अंदर ना कोई इनकम लिखते हैं, ना कोई एक्सपेंस लिखते हैं, ना कोई कैश बैलेंस, ना कोई एसेट्स, ना लायबिलिटीज, और जीरो के साथ उसको रिकंसाइल करते हैं। रिटर्न सबमिट होती है। रिटर्न सबमिट होने के बाद जो है वो 120 का ऑर्डर इशू हो जाता है। साथ में वो ATL सरचार्ज का एक मिसलेनियस ATL सरचार्ज का एक चालान बनाते हैं और वो चालान जो है वो जमा करवाते हैं। जमा करवाने के ऑटोमेटिकली चंद मिनट्स के बाद जो है वो आपका जो नाम है उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर आ जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एजेंट हमें हमारी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो हमसे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं करता। जबकि अगर अपनी प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो, जिसका लिंक आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सैलरीड पर्सन और बिजनेस क्लास के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब होता यह कि वो एजेंट तो हमसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर ही नहीं कर रहा। हम सैलरीड पर्सन है तो भी हमसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं कर रहा, ना हमसे सैलरी स्लिप ले रहा है, ना हमसे बैंक स्टेटमेंट ले रहा है, ना हमसे हमारे एसेट्स पूछ रहा है, ना हमारी लायबिलिटीज पूछ रहा है। और सेम इज द केस विद द बिजनेसमैन, उनसे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं वो पूछता और उनकी 0-0 करके रिटर्न फाइल कर देता है। अब जैसे वो रिटर्न फाइल करता है तो आप एफबीआर के रडार के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, रिटर्न फाइल होती है, आप एफबीआर के रडार में आ जाते हैं और आपकी तमाम तर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एफबीआर के पास, एफबीआर का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपीयर हो रही होती है। अब वो फाइलर स्टेटस लेने के बाद फौरी आप 40-50 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अपनी रिटर्न फाइल की डिक्लेयरिंग जीरो इनकम, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी इनकम कोई नहीं है, आपके पास कोई एसेट नहीं है, कोई कैश नहीं है, कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इमीडिएटली वो सबमिट होने के बाद 1-2-4 दिन के अंदर अंदर आप 30-40 लाख की या 10-12 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब जैसे ये बात एफबीआर के नॉलेज के अंदर आती है तो एफबीआर आपको उस जो है ट्रांजैक्शन जो आपने की है उसको मैच करता है आपकी रिटर्न के साथ। जब देखा जाता है कि आपने 40-50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली है, आप फाइलर हैं और फाइलर होकर आपने 3.5%, 7.5% टैक्स बचाया, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर थे तो आपको 10.5% टैक्स चार्ज होना था, आपने 3% टैक्स जो है वो जमा करवाया फाइलर होकर। लेकिन आपने अपनी रिटर्न एज पर लॉ फाइल
नहीं की, आपको सेक्शन 122(9) का नोटिस जारी करेगा। अगर आप 122(9) के बारे में जानना चाहते हैं तो 122(9) कब होता है, क्या उसकी जो लॉ की लैंग्वेज क्या है, तो आप मेरी इस वीडियो को सेक्शन 122(9) से रिलेटेड देख सकते हैं। अब जैसे ही आपको 122(9) का नोटिस इशू होता है तो एफबीआर या जो असेसिंग ऑफिसर वो आपको कहता है कि जी आपकी इनकम तो जीरो है और आपने ये प्रॉपर्टी 40-50 लाख की खरीद ली है, तो आप हमें मनी ट्रेल दें। तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। आप खुद कह रहे हैं कि आपकी इनकम जीरो है, तो आपने 40-50 लाख की प्रॉपर्टी कहां से खरीद ली? जब आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है 40-50 लाख की, तो अब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इनकम आपने रिटर्न आपने खुद फाइल की है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बता दूं, कोई भी पर्सन जो आपके बिहाफ पर, वो आपका टैक्स एडवाइजर है, वो आपका कोई भाई है, या वो कोई स्टैम्प पेपर वेंडर है, या कोई एजेंट है, जब वो रिटर्न आपके बिहाफ पर सबमिट करता है तो एंड पर वो पिन कोड यूज करता है। वो पिन कोड आपके सिग्नेचर्स होते हैं। तो अगर कोई भी शख्स आपकी रिटर्न फाइल करता है, रॉन्ग रिटर्न फाइल करता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। एफबीआर आपसे पूछेगा, सीएनआईसी आपका है, रिटर्न आपकी सबमिट हुई है, तो इस पर आपको किसी तरह का भी ये प्ली एक्सेप्ट नहीं होगी कि तो मेरी तो फलां ने रिटर्न फाइल कर दी। आपका आईआरएस का लॉगिन आपके पास होना लाजमी है। उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसका पासवर्ड, उसका पिन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो किसी और के पास है तो वो आपकी वजह से है, आपने उसको दिया है। और अगर वो रिटर्न आपकी खराब फाइल करता है या नील की रिटर्न फाइल करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेंगे, उस पर्सन को फेस नहीं करना पड़ेंगे जो कि आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करें, तो या तो खुद देखकर फाइल करें। इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, पूरे का पूरा प्रोसीजर, बिजनेसमैन की इनकम टैक्स की रिटर्न और सैलरी पर्सन वाले पर्सन की इनकम टैक्स की रिटर्न का पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको यहां पर मेरे उसका लिंक नजर आ रहा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जिनको सामने रखकर आप अपनी रिटर्न जो है वो खुद फाइल कर सकते हैं और आप लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो बच सकते हैं। अपने फाइनेंशियल मैटर्स को आप अपने हाथ में रख सकते हैं। इस सूरत के अंदर जब आपको 122(9) का नोटिस इशू होगा, वो उसमें एडिशन होगी अंडर सेक्शन 1111(b) में, और उसका 100% जितना आपको टैक्स चार्ज होना है उतना ही आपको 100% जो है वो पेनल्टी भी सेक्शन 182 के अंदर जो चार्ज होनी है। लेट्स सपोज अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, क्योंकि इसके स्लैब रेट्स हैं, 6 मिलियन से ऊपर की आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, उस पर फ्लैट 35% आपको टैक्स चार्ज होगा और उतना ही जुर्माना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ बांध कर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नील फाइलर्स की जो रिटर्न है, जो नील की रिटर्न है, जो आप फाइल करते हैं फौरी तौर पर अपना फाइलर स्टेटस लेने के लिए, उस पर आप फॉर द टाइम बीइंग पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन आपको उसके बहुत देर तक बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है। एफबीआर के रडार में आ जाते हैं, आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, जिसके नतीजे में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपकी रिटर्न लॉ के मुताबिक मौजूद होगी, फाइल होगी, तो एफबीआर के पास अब जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अगर आपकी रिटर्न के अंदर डिक्लेयर हो चुकी है, तो एफबीआर कभी भी आपको फर्दर प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इनिशिएट नहीं करेगा पड़ेगा। और जब फिर एफबीआर प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है तो हमारे वो जो लेमैन होते हैं, जिन्होंने किसी भी चलते फिरते बंदे से अपनी रिटर्न फाइल करवा के फाइलर का स्टेटस ले लिया होता है, वो फिर अपने सर के ऊपर हाथ रख के एफबीआर ऑफिस का विजिट करते हैं और कहते हैं कि जी एफबीआर ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, एफबीआर हमें नोटिस इशू कर रहा है, एफबीआर में बिला वजह टैक्स लगा रहा है और हम तो फाइलर होके फंस गए। फाइलर होना आपकी चॉइस नहीं है, फाइलर होना लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेक्शन 114 के तहत किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किन के लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इट इज नॉट चॉइस, ये लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तब भी आपको टैक्स लगेगा सेक्शन 121 के अंदर। तो नॉन फाइलर से रिलेटेड जो टैक्स चार्ज होता है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो आप मेरी डिफरेंट वीडियोस हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको इससे इस्तेफादा हासिल होगा। आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपके पास एम्पल टैक्स नॉलेज मौजूद होगा और आप जो अपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है उसको बेहतर अंदाज के अंदर पूरा कर पाएंगे।